अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 की तीनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। इस रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 10 एमसीक्यूज हैं और उसके बाद आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास एमसीक्यूज का। ये क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने दुरुस्त ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाना है। इसके मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लिखे तमाम सवालों के। इनका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा हर सवाल के आगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज, जो 7 का स्क्वायर रूट है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, वो इस वजह से कि जब इसको आप डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो ना तो रिपीट होते हैं ना ही खत्म होते हैं। अगर आप कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करें स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो इसके जो डेसिमल पॉइंट के आगे नंबर्स हैं ना ये खत्म होंगे ना ही रिपीट होंगे। तो इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास है पाई एंड ई आर। जो पाई और ई है ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। ये हम पहले इनके बारे में देख चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर्स क्यों हैं, तो ज़्यादा इसको अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर इरेशनल नंबर्स, ये इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इफ़ n इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज़। अगर n हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास जो 7 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 7 नहीं बनता। तो इसीलिए इसका जो स्क्वायर रूट है ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसीलिए हमने ये कहना है कि अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर n का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 है तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर क्योंकि 9 है और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसीलिए 9 का स्क्वायर रूट बराबर आते हैं 3 के। तो 9 का स्क्वायर रूट रैशनल है। लेकिन हमारे पास जो 7 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका स्क्वायर रूट जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका करेक्ट ऑप्शन लिखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास सम है 2 सर्ड्स का, यानी कि हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड है। यहाँ पे हमारे पास जो 3 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है। 5 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 का स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये देख चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं। तो इसीलिए ये नंबर भी इरेशनल, ये नंबर भी इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर्स का सम है यहाँ पे, और हम ये पहले देख चुके हैं कि 2 इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। तो इन दोनों का जो सम है वो इरेशनल होगा। हेंस दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो पहले 4 क्वेश्चंस थे उन चारों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इरेशनल नंबर। जिस ऑप्शन के अंदर भी इरेशनल नंबर आएगा वो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स जो है वो एलिमेंट्स हैं सेट आर के। जो आर है ये रियल नंबर्स का सेट है। आर के अंदर तमाम रियल नंबर्स हैं और जो एक्स है इसके बारे में लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी कि सेट आर के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी हुई है। हमने इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है। प्रॉपर्टी क्या है वो इस कॉमा के बाद लिखी हुई है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, कि जो x है वो अपने ही बराबर होता है, यानी कि जो भी रियल नंबर होगा यहाँ पे क्योंकि x बिलोंग करे सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर, तो जो x है ये लाजमी तौर पे एक रियल नंबर होगा। तो जो भी रियल नंबर होता है वो रियल नंबर अपने ही बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो है वो किससे लफ्ज़ निकला इसको आप देखें ज़रा। हमारे पास एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है अपना अक्स। अगर हम आईने के अंदर देखें तो हमें आईने में क्या नज़र आता है, हमें आईने में अपना आप ही नज़र आता है, यानी कि अपना अक्स या फिर अपनी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो एक इंसान अगर आईना देखे तो वो अपना आप वहाँ पे देखता है, तो इसीलिए उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। इसी तरह से जो कोई भी रियल नंबर है वो भी अपने ही बराबर होता है। तो रियल नंबर क्योंकि अपने बराबर होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम नेम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट 5 MCQs को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 5 MCQs हैं 6 से 10 तक, तो आइए इनको हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6th MCQ है, लेट ABC बिलोंग टू R। हमारे पास 3 कोई भी रियल नंबर्स हैं जो कि सेट R में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो रियल नंबर्स हैं वो तो R में बिलोंग करेंगे, तो ABC 3 रियल नंबर्स हैं। देन A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C implies that A is greater than C is called। यानी कि अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर्स हों ABC, तो उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर रही हों और इन दोनों का ये मतलब हो कि जो A है वो C से बड़ा है। अब इसको थोड़ा समझ लें एक बार। इसका मतलब ये है कि जो नंबर A है वो नंबर B से बड़ा है और जो नंबर B है वो आगे जाके नंबर C से बड़ा है। तो जो A है ये अब सबसे बड़ा हो गया क्योंकि A B से बड़ा है, और B क्योंकि A से छोटा है लेकिन B C से बड़ा है, तो इसीलिए जो A है ये C से भी बड़ा है। तो फिर इन दोनों का मतलब ये है कि जो A है वो C से बड़ा है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नेम देते हैं? इसको हम नंबर्स की फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स हैं 2 और 3, और हमारे पास चौथा कोई नंबर है 4। तो जो 2 है ये सबसे छोटा है और 3 2 से बड़ा है और 4 सबसे बड़ा है। तो 4 जो है यहाँ पे ग्रेटर है 3 से, और जो 3 है ये अगेन ग्रेटर किससे है? 2 से है। ठीक है जी, यही बात यहाँ पे, एक नंबर दूसरे से बड़ा है और जो दूसरा है वो आगे तीसरे से बड़ा है, यानी कि एक नंबर दूसरे से बड़ा और दूसरा फिर तीसरे से बड़ा। तो जो स्टार्ट वाला नंबर है वो इस आखिर वाले नंबर से बड़ा होगा। तो क्लियरली यहाँ पे 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है। ठीक है जी, 4 इज ग्रेटर देन 2। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर ये 2 कंडीशन होल्ड करें तो इन दोनों के रिजल्ट में आपको ये कंडीशन मिलती है। इस साइन का ये मतलब है दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि पीछे जो बात की हुई है इस बात का ये मतलब है। ठीक है जी, अगर इस बात का ये मतलब हो तो इस प्रॉपर्टी को आप नेम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7वां MCQ। इसके अंदर है 2 रेज टू द पावर x इंटू 8 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू विच नंबर। हमने अब x की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई कर देते हैं और उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं सोल्यूशन को। ये यूं समझें कि रफ साइड है हमारी। 2 रेज टू द पावर x जो है इसको आप ऐसे लिखें, और जो 8 है इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। ये हम पिछली एक्सरसाइजेज के अंदर इन डिटेल देख चुके हैं कि आप 8 को 2 रेज टू द पावर 3 क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो 8 है इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे जो 2 है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए 2 की पावर यहाँ पे है 3। ठीक है जी, 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, लेकिन यहाँ पे 8 की पावर है x, तो 8 की पावर यहाँ पे x होगी, इधर भी x लगा दें, इधर भी पावर x लगा दें, तो बाहर वाली पावर अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ओवरऑल पावर आ जाएगी आपके पास 3x। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 रेज टू द पावर x है ये बराबर है 2 रेज टू द पावर 3x के। तो इसलिए आप इसकी जगह फिर ये लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3x, और ये दोनों किसके बराबर हैं? 64 के। ठीक है जी, दोनों बेसेस सेम है, पावर्स इनकी ऐड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4x। ठीक है जी, पावर्स जब ऐड होंगी तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है, दोनों ऐड होके हो जाएंगे 4x, और यहाँ पे हमारे पास जो 64 है इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है जी, अब 64 को हमने 2 रेज टू द पावर 6 कैसे लिखा, उसके लिए आप 64 की फैक्टराइजेशन देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 64 की फैक्टराइजेशन है 32 2s are 64 and 16 2s are 32 and 8 2s are 16 and 4 2s are 8, 2 2s are 4 and 1 2s are 2। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा तो हमें 64 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब हमें मिलेगा 64। तो हम 64 को इसीलिए 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों साइड्स बराबर हैं, यहाँ भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं और बेस दोनों साइड्स के ऊपर सेम है तो बराबर ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं कि दोनों की पावर्स भी बराबर हों। तो यहाँ पे जो पावर है 4x, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट कि जो 4x है ये यहाँ पे बराबर है इस पावर 6 के। तो 4 को आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें, 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपको x की वैल्यू मिलेगी। इसके ऊपर आप 2 वाला टेबल भेज सकते हैं, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, यानी कि 3/2 आपको मिलेगा आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 3/2
तो यहाँ पे आप x की वैल्यू लिख सकते हैं 3/2। 3/2 जिस ऑप्शन के अंदर होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास लेट ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, देन a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू इज कॉल्ड, यानी कि पहला रियल नंबर दूसरे के बराबर हो और दूसरा पहले के बराबर हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नेम देते हैं। वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है, अगर दो रियल नंबर्स को हम बराबर कह रहे हैं तो पहला दूसरे के बराबर होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली पहले के बराबर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम नेम देते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारे पास जो 8वां MCQ है इसका आंसर है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9वां MCQs है, इसके अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो 75 का स्क्वायर रूट है इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं 25 × 3, उसके बाद प्लस है, और जो 27 है इसे हम लिख सकते हैं 9 × 3। ठीक है, ये इसलिए लिखा है कि हमारे पास जो 25 है इसका हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। आप अगर स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर लहदा कर लें तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद होगा प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जिस ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये आंसर होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ है। इस MCQ के अंदर है द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉन्जुगेट साइड्स इज। अब देखें यहाँ पे दो कॉन्जुगेट साइड्स हैं, ये भी साइड है ये भी साइड है, लेकिन दरमियान वाला जो साइन है वो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के। हमसे अब ये नहीं पूछा हुआ कि आप इनको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। सिर्फ ये पूछा हुआ है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, रैशनल है इररेशनल है, किस तरह का इसका आंसर हमें मिलेगा। तो इसका जो आंसर हमें मिलता है वो रैशनल मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो कॉन्जुगेट साइड्स होती हैं उनका प्रोडक्ट या उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा रैशनल होती है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर होगा रैशनल नंबर। ठीक है, तो दिस इज रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास हमारे 10 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें A, B और C की वैल्यूज गिवन है और इन वैल्यूज की हेल्प से हमने ये दोनों लॉज वेरीफाई करने हैं। दोनों लॉज कौन से हैं? पहला लॉ है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और दूसरा लॉ है राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर अब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम पहला लॉ यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। हियर इज अवर सोल्यूशन, और ये जो सोल्यूशन है ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट का सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन इसका लिखने के लिए ये सोल्यूशन बेसिकली प्रूफ है। प्रूफ के अंदर हमने ये दोनों साइड्स आपस में बराबर दिखानी है। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने ये वेरीफाई करके बताना है कि ये बात ऐसे ही है और ये बात ऐसे ही है अगर A, B और C की ये वैल्यूज हों। तो यहाँ पे प्रोसीजर ये होगा कि पहले हमने A, B और C की वैल्यूज इस साइड के अंदर पुट करनी है, उसका आंसर निकालना है। उसके बाद हमने A, B और C की वैल्यूज इस साइड के अंदर पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड्स का आंसर जब बराबर आ जाएगा तो हमारा फिर ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस साइड के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और इस साइड को हम नेम देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है A × B + C। यहाँ पे A, B, C की वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू गिवन है 3/2, उसके बाद ब्रैकेट है, B की वैल्यू है 5/3 प्लस C है उसके बाद, और इसकी वैल्यू है 7/5। इन दोनों का एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/2। आप वैसे लिखें ब्रैकेट, इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 15। 15 कैसे आएगा इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 3 है हमारे पास और यहाँ पे 5 है। पहले आप 3 वाला टेबल भेज दें, इसके ऊपर 1 टाइम्स, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो आप इसको वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 वाला टेबल भेज दें, 1 को वैसे लिखें और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा 3 5 = 15। 15 एलसीएम आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप इधर लगाएं प्लस। अब आपने एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक नंबर यहाँ पे लिखना है। वो क्या नंबर लिखना है वो अब हम फाइंड करते हैं। 3 वाला टेबल 15 के ऊपर भेजें, 3 5 = 15। 3 वाला टेबल 15 के ऊपर 5 टाइम्स गया है, उस 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएं इस 5 के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25।
उसके बाद 5 वाला टेबल आप भेजें 15 के ऊपर तो ये 3 टाइम्स जाएगा, उस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं इसके ऊपर वाले नंबर 7 के साथ, तो 7 3s are 21। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू 3/2 वैसे लिखें। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 46 और नीचे हमारे पास अगेन 15 है। उसके बाद 3 से आप 15 को सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। 3 5s are 15 एंड 23 2s are 46। ठीक है, जो ऊपर हमारे पास 23 है और नीचे हमारे पास 5 है, 23/5। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी 23/5। उसके बाद आपने अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है और उसका आंसर भी आपने 23/5 ही निकाल के दिखाना है। तो हमारे पास नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर है AB प्लस AC के, वैल्यूज पुट करें। A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और B की वैल्यू हमारे पास 5/3। उसके बाद है प्लस A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और जो C है इसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 7/5। उसके बाद ये 3 और 3 दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो हमारे पास 5/2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस है, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो आप सिंपली ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो 7 3s are 21 और नीचे वालों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा 5 2s are 10। उसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम ले लें 10 और 2 का। 10 और 2 का अगर आपने एलसीएम लेना है तो वो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा। 2 वाला टेबल भेजें, इसके ऊपर 5 टाइम्स, इसके ऊपर 1 टाइम्स। उसके बाद सिर्फ 5 वाला टेबल जाता है, इसके ऊपर 1 टाइम्स और इसके ऊपर 1 टाइम्स। यहाँ पे आपने नीचे 1 1 बचाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को, 5 2s are 10 तो एलसीएम आ गया हमारे पास 10। तो हमने इनका अब एलसीएम लिखना है। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है 10 एलसीएम आ गया। उसके बाद साइन यहाँ पे प्लस का है, इधर प्लस लगाएं। एक नंबर यहाँ लगाना है, एक नंबर आपने यहाँ लगाना है। यहाँ से आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना है नंबर्स को वो देख लेते हैं। पहले आप 2 वाला टेबल भेजें एलसीएम के ऊपर। 2 5s are 10, 5 टाइम्स गया टेबल, उस 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 2 के ऊपर वाले नंबर के साथ यानी कि 5 के साथ। तो 5 5s are 25। उसके बाद है प्लस 10 वाला टेबल आप भेजें 10 के ऊपर तो 1 टाइम्स जाएगा, उस 1 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 21 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21। तो इन दोनों को ऐड करें 46 और नीचे हमारे पास है 10। उसके बाद इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल ऑफ 2। 5 2s are 10 एंड 23 2s are 46 तो हमारे पास आंसर आ गया 23/5। तो यहाँ पे देखें क्या आंसर था, यही आंसर था 23/5। तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली इक्वल आ गई है इसके लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज right hand side is equal to left hand side, hence proved। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि हमारे पास ये वाली जो साइड है राइट साइड वो इस लेफ्ट साइड के बराबर है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करें तो दोनों साइड्स बराबर हो गए, इसलिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ये वाला ला तो हमारे पास वेरीफाई हो गया है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद तो हम इस जगह को खाली कर देते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी हमने सेम वही काम करना है। पहले हमने लेफ्ट साइड कैलकुलेट करनी है, फिर हमने राइट साइड कैलकुलेट करनी है, दोनों को बराबर दिखाना है और इसको हमने प्रूव कर देना है। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हियर इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। इसके अंदर है a + b इंटू सी, वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू है हमारे पास 3/2 प्लस b की वैल्यू है 5/3 और उसके बाद जो c है इसकी वैल्यू है 7/5। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6 और 2 3s are 6, 3 3s are 9 प्लस 3 2s are 6 एंड 2 5s are 10। ठीक है जी, ये कैसे किया हमने, 2 वाला टेबल 6 के ऊपर 3 टाइम्स, उस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ तो 9। उसके बाद 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 टाइम्स, उस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ तो यहाँ पे 10। उसके बाद ये साथ है 7/5, इसको भी आप वैसे लिख दें। 9 और 10 19 हो जाएंगे, नीचे यहाँ पे 6 है और साथ यहाँ पे है 7/5। मल्टीप्लाई करवा दें आप 7 और 19 को तो हमारे पास आंसर आएगा 133 और यहाँ पे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 30। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है 133/30 के। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड और देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर आती है या नहीं आती। तो हमारे पास नेक्स्ट है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। उसके बाद हमारे पास प्लस बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 21/10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/5 3 = 15। उसके बाद नेक्स्ट आप इन दोनों का एलसीएम लें, 10 और 15 का एलसीएम ऐसे लेंगे, 10 और यहाँ पे 15, 5 2 = 10 एंड 5 3 = 15, 2 1 = 2 और 3 आप वैसे लिखें। उसके बाद 3 1 = 3, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें तीनों को तो आंसर आएगा 30। इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम है हमारे पास 30। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है एलसीएम 30। 10 वाला टेबल 30 के ऊपर 3 टाइम्स, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 को 21 के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा 63 प्लस यहाँ पे हमारे पास है 15 वाला टेबल 30 के ऊपर 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 35 के साथ तो 35 2 = 70। इन दोनों को आप ऐड करें तो आंसर आएगा आपके पास 133 और नीचे हमारे पास है 30। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का वही आंसर आया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारी राइट हैंड साइड है वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि लेफ्ट इधर होता है तो आप यहाँ पे बेहतर है कि लेफ्ट लिखें और राइट आप यहाँ पे लिखें। इसको हम लेफ्ट बना देते हैं, इस आर की जगह आप एल लिख दें, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और इस एल की जगह आप आर लिख दें, दिस इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है जी, अब ठीक हो गया। तो हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। तो नीचे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें रियल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके दिखानी है। वो 2 प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन एंड c इज इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपने रियल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा के दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सेटिस्फाई करवाते हैं और फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाले को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी लिखते हैं कि वो होती क्या है। द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने पहले वेरीफाई करनी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर आप आखिरी 2 को ऐड करें फिर इनके आंसर को पहले में ऐड कर दें, या फिर आप पहले 2 को ऐड करें और फिर इनके आंसर को आप तीसरे में ऐड कर दें, तो दोनों साइड्स का आंसर बराबर होगा। तो हमने अब इसी को वेरीफाई करना है। तो पहले हम ये साइड कैलकुलेट करते हैं। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर है a प्लस बी प्लस सी के। वैल्यूज पुट करें। a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस ब्रैकेट, और b की वैल्यू है हमारे पास 5/2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7/4। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। 4/3 वैसे ही आएगा क्योंकि इसको हमने बाद में ऐड करना है, इनको पहले ऐड करना है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, 2 2 = 4, यानी कि 2 वाला टेबल 4 के ऊपर गया है 2 टाइम्स। उस 2 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे 10 आएगा, साइन प्लस का है, और 4 1 = 4, यानी कि 4 वाला टेबल 4 के ऊपर 1 टाइम्स, उस 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 7 के साथ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 7। उसके बाद दिस इज इक्वल टू 4/3 प्लस, यहाँ पे इनको हमने ऐड किया दोनों को तो आंसर आ गया 17। उसके बाद नीचे यहाँ पे 4 है, इसको आप ऐसे लिख दें। उसके बाद अगेन आप इन दोनों का एलसीएम लें। हम यहाँ पे कैलकुलेट करें लेफ्ट हैंड साइड तो लिख दें LHS इज इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास 12 आता है, और 3 वाला टेबल आप 12 के ऊपर भेजें, 4 टाइम्स जाएगा, 3 4 = 12। वो जो 4 है उसको मल्टीप्लाई करवाएं आप इस 4 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 वाला टेबल 12 के ऊपर 3 टाइम्स, उस 3 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 17 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 51। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 67/12। ठीक है जी, तो हमारे पास जो
लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है 67/12 की। अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू पुट करें 4/3 प्लस बी की वैल्यू पुट करें 5/2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 ज़ार 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 प्लस 2 3 ज़ार 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 15। उसके बाद हमारे पास प्लस 7/4। 8 और 15 को आप अगर ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास आएगा 23। नीचे हमारे पास 6 है और आगे हमारे पास 7/4 है। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है। उसके बाद अगेन इन दोनों का एलसीएम हमने लेना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6 है और साथ 4 है, तो 2 वाला टेबल यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। 2 वाला टेबल 3 के ऊपर नहीं जाता, 2 के ऊपर 1 टाइम्स, और अब जाएगा 3 वाला टेबल 1 टाइम्स। 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 का जो एलसीएम है वो आ गया है 12। उसके बाद 6 2 ज़ार 12, 2 टाइम्स गया है टेबल। 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा यहाँ पे 46 प्लस 4 3 ज़ार 12, 3 टाइम्स। उस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 21। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 67 और नीचे हमारे पास है 12, और यही हमारे पास आंसर आया था लेफ्ट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों हमने बराबर प्रूव कर दिए। सो associative property with respect to addition is verified। तो इसीलिए associative property with respect to addition वेरीफाई हो चुकी है। तो हमारे पास एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो गई है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं हियर इज अवर associative property with respect to multiplication। उसकी भी सेम वही तरतीब होती है, यानी कि हमारे पास पहला नंबर होता है और ब्रैकेट होती है आखिरी 2 के अबाउट, और उसके बाद ब्रैकेट होती है पहले 2 के अबाउट और आखिरी नंबर आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है। इसका मतलब ये है कि आप आखिरी 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर को फिर आप मल्टीप्लाई करवा दें पहले के साथ, या फिर पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर को मल्टीप्लाई करवा दें फिर आप तीसरे के साथ। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। हमने इनको बराबर ही यहाँ पे अप्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। हियर इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू है हमारे पास 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 और सी की वैल्यू है 7/4। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज इक्वल टू, अब 4/3 को आप वैसे लिखें और 5 और 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 35/2 और 4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो 8। 4 और 35 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 140 और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24। उसके बाद आप इनको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 70s आर 140 एंड 2 12s आर 24 एंड 35 2s आर 70 एंड 6 2s आर 12। तो आंसर आ गया हमारे पास 35/6। ये है जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। उसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर यही आना चाहिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी। वैल्यूज पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लीकेशन है, और उसके बाद सी है हमारे पास 7/4। मल्टीप्लाई करवा दें 20 और उसके बाद नीचे हमारे पास हो जाएगा 6 और इधर हमारे पास है 7/4। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140 और नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 इनको मल्टीप्लाई करवाने से। अगेन इनकी सिंप्लीफिकेशन ऐसी होगी जैसे हम इसको सिंप्लीफाई किया है, तो इसको हम क्विकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 70 आएगा तो यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। तो इसका भी आंसर वही आ गया 35/6। तो हमारे पास दोनों साइड्स बराबर हैं।
Hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication is verified। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसके अंदर बस ये पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि जीरो क्या रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो क्यों रैशनल है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। जीरो क्या रैशनल है, इसको आप एक्सप्लेन करें। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। हियर इज आवर सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन हमने जब लिखना है इस तरह के क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे हमने पहले इधर उधर की बातें नहीं करनी होती। यहाँ पे उन्होंने देखें क्लियर कट हमसे पूछा कि क्या जीरो रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने वो आंसर बताना है कि क्या जीरो रैशनल है या नहीं। उसके बाद अपनी डिटेल हमने आगे बतानी है, एक्सप्लेनेशन उसके आगे लिखनी है। तो जीरो हमारे पास जो है ये रैशनल है, यही चीज हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो वर्ड लिखना है वो है यस, कि जो जीरो है वो रैशनल है। वो रैशनल क्यों है वो हमने अब आगे रीजन देनी है। यस, जीरो इज रैशनल, ये रैशनल है। क्यों रैशनल है वो आगे हम लिखते हैं। बिकॉज इट कैन बी रिटन in the form P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। रैशनल नंबर की यही डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, और इस फ्रैक्शन के दोनों जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इस फॉर्म के अंदर जीरो को लिख सकते हैं, इसीलिए जीरो रैशनल है। अब इस फॉर्म के अंदर इसको हम कैसे लिखते हैं उसके लिए एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जीरो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं। जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1। अब देखें जीरो को आपने जब लिखा 0/1 तो कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन कैसी होनी चाहिए कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो नीचे वाला Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स हैं लेकिन जो 1 है ये जीरो नहीं है। तो कंडीशन पूरी हो गई। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जीरो को आप P और Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये दोनों इंटीजर्स भी हैं और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से आप जीरो को इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/5, 0/5 भी जीरो है, और जीरो को आप लिख सकते हैं 0/10। ठीक है, जो भी आप जीरो के नीचे नंबर लिख दें अगेन आपको आंसर जीरो ही मिलना है। तो इसीलिए जीरो को क्योंकि आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो इसीलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह काफी शॉर्ट सा है, बल्कि ये उससे भी शॉर्ट है, ये सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आप रियल नंबर्स की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को बयान करें। तो यहाँ पे इसका हमारे पास सोल्यूशन है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इस तरह से होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई से दो रियल नंबर्स अगर ले लें तो उन दो रियल नंबर्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिलेशंस होंगे, 3 के अलावा कोई चौथा रिलेशन नहीं हो सकता। वो 3 रिलेशंस कौन से हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, आइदर पहला रिलेशन ये है कि वो दोनों या तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, या तो ए और बी दोनों हो सकते हैं बराबर। पहला ऑप्शन हमारे पास है ये। दूसरा ऑप्शन ये है और, ठीक है, और या कि या तो ए बड़ा होगा बी से, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये है और ए इज लेस देन बी। ये हमारे पास है 3 ऑप्शंस, और इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये है,
फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई से भी दो रियल नंबर्स ले लें तो उसके बाद आइदर या तो वो दोनों रियल नंबर्स आपस में बराबर होंगे, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। ठीक है जी, हमारे पास यही तीन रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर दो रियल नंबर्स के दरमियान इनके अलावा रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हमने दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स 4 और 5 के दरमियान फाइंड करने का ये मेथड है कि सबसे पहले आपने 4 और 5 की एवरेज लेनी है। तो वो जो एवरेज होगी वो इनके दरमियान पहला रैशनल नंबर होगी। उस एवरेज की फिर आप अगेन एवरेज लें 4 के साथ या 5 के साथ, तो फिर आपको दूसरा रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसके दोनों रैशनल नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हियर इज इट्स सोल्यूशन। पहले हमारे पास पहला रैशनल नंबर है, हियर इज अवर फर्स्ट रैशनल नंबर। फर्स्ट रैशनल नंबर इज द एवरेज ऑफ, ये किसकी एवरेज है? ये एवरेज है 4 एंड 5 की। ठीक है जी, हेंस 4 + 5/2 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है जी, एवरेज का ये मतलब है कि जितने नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दें और उनका जो टोटल नंबर है उसको आप नीचे डिवाइड करवा दें। टोटल नंबर्स यहाँ पे 2 थे, फिर उनको ऐड करके उनकी टोटल जो तादाद थी उसके साथ हमने उसको डिवाइड करवा दिया। 2 नंबर से तो फिर नीचे हमने 2 से डिवाइड करवाया। अगर 3 नंबर्स होते उनकी हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते तो नीचे फिर हम 3 से डिवाइड करवाते। तो सिंपली हमारे पास एवरेज आ गई 4 और 5 की, जो कि 9/2 है। तो हमारे पास जो पहला रैशनल नंबर है वो 9/2 है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रैशनल नंबर। उसके बाद दूसरा रैशनल नंबर होगा 9/2 और 5 की एवरेज, या फिर 9/2 और 4 की एवरेज। तो हम यहाँ पे 9/2 और 5 की एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हमारा सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर हमारा बराबर है 5 + 9/2/2। ठीक है जी, आपने इनकी यहाँ पे क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करनी है तो 5 और इस नंबर को ऐड करें और फिर 2 के ऊपर डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा 2। एलसीएम 2 इस तरह से आया है कि हमारे पास जो 5 है इसके नीचे है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर के अंदर 1 होता है। 5 के डिनोमिनेटर के अंदर है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास 2 आया है। अब 5 के डिनोमिनेटर के अंदर क्योंकि 1 है तो 1 वाला टेबल आप 2 के ऊपर अगर भेजें तो वो जाएगा 2 टाइम्स, फिर उस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 5 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10। उसके बाद हमारे पास प्लस है, 2 वाला टेबल इस 2 के ऊपर 1 टाइम्स जाएगा, फिर उस 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 9 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है जी, सो दिस इज इक्वल टू 10 और 9 को आप अगर ऐड करवाएं तो ये हो जाएगा 19, और इसके नीचे फिर 2 है और फिर अगेन इसके नीचे है 2। तो जो 2 है यहाँ पे ये इस पूरी फ्रैक्शन के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं डिवीजन के अंदर डिवाइड बाय 2, और उसके बाद अगर आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 की बजाय 1/2, मल्टीप्लाई करवा दें 1 को 19 के साथ और 2 को 2 के साथ, तो 4। ठीक है, ये आपके पास दूसरा रैशनल नंबर है। तो सिंपली आपने यहाँ सबसे पहले 4 और 5 की एवरेज ली, पहला रैशनल नंबर आ गया, उसके बाद उस रैशनल नंबर की आपने एवरेज ली 5 के साथ, तो आपके पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स और लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करने हैं। ये लॉज यूज करते हुए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे सेम हमने वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है जो हमने इससे पहले चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेज के अंदर किया हुआ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर 5th रूट है इस एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन है, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं। 5th रूट है x raised to the power 15 y raised to the power 35 over z raised to the power 20। सबसे पहले हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। x raised to the power 15 है, y raised to the power 35 है और z raised to the power 20 है।
अब देखें जब आप इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो रेडिकल का इंडेक्स देखेंगे 5 है, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/5। ठीक है जी। जब ये 5 इंडेक्स यहाँ से ख़त्म होगा और रेडिकल भी ख़त्म होगा तो पावर इस 5 की वजह से 1/5 हो जाएगी इस सारे की पावर। तो उसके बाद आप इस पावर को अलग-अलग करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर। इसकी पावर हो जाएगी 1/5 और डिनोमिनेटर जो है ये वाला, इसकी भी पावर हो जाएगी 1/5। उसके बाद इन दोनों की पावर अलग-अलग हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 15, इसके ऊपर पावर 1/5 अलहदा, और y रेज टू द पावर 35, इसके ऊपर पावर 1/5 अलहदा। और उसके बाद ये बाहर वाली पावर इस अंदर वाली पावर यानी कि 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा z रेज टू द पावर 20 इंटू 1/5। दिस इज इक्वल टू, अब उसके बाद ये बाहर वाली पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी और इधर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू द पावर 15 इंटू 1/5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, y रेज टू द पावर 35 इंटू 1/5 ओवर, यहाँ पे देखें इसकी पावर अब सिंप्लीफाई होगी। 5 के साथ आप 20 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 जार 20, तो z की पावर यहाँ पे 4 आ जाएगी। उसके बाद इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 3 जार 15 एंड 5 7 जार 35, तो ये बराबर आ जाएगा x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 7 ओवर z रेज टू द पावर 4। तो ये है जी हमारे पास आंसर। ठीक है जी, x की पावर 3 है, y की 7 है और z की पावर 4 है। दिस इज अवर आंसर। तो ये पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसे भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया है। हियर इज अवर सॉल्यूशन। थर्ड रूट है यहाँ पे 27 रेज टू द पावर 2x है। तो सबसे पहले आप इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे, तो इस इंडेक्स 3 की वजह से जो हमारे पास पावर होगी वो हो जाएगी 1/3। ठीक है जी, क्योंकि हमने इस रेडिकल को ख़त्म किया, रेडिकल का इंडेक्स 3 है, तो फिर पावर आ जाएगी 1/3। उसके बाद जो 27 है इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है जी, इसका मतलब है आप 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने 27 को इस तरह से लिख दिया, ऊपर इसकी पावर है 2x और बाहर पावर है 1/3। तो यहाँ पे देखें जो 3 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अब 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3, बाहर इसकी पावर है 2x और एक और पावर है वो है 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास लॉ यूज़ होगा जिसके अंदर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक पावर अंदर है, एक बाहर है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6x और बाहर जो है वो पावर 1/3 है। यहाँ पे हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा के 6x लिख दिया है। उसके बाद अगेन एक पावर अंदर है 3 की, एक बाहर है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 3 2s are 6। ठीक है जी, आप 3 के साथ 6 को 2 टाइम्स डिवाइड करवा सकते हैं, यानी कि अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 6 आता है। तो 3 2s are 6, यहाँ पे एक 2 आ गया और एक इसके साथ x भी है, तो 2x यहाँ पे अब इसकी पावर बन गई 3 की। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 3 रेज टू द पावर 2x। दिस इज अवर आंसर। तो हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसके अंदर अगेन हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हियर इज अवर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन।
एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 6 इंटू 3 रेज टू द पावर n प्लस 2 ओवर 3 रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर n। अब इनकी जो डिटेल है कि पावर्स कैसे अलहदा करनी है, ये हम अपनी पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर इन डिटेल इसको देख चुके हैं। तो आइए इसको हम क्विकली यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 6 है यहाँ पे, 3 रेज टू द पावर n अलहदा हो जाएगा और जो 3 रेज टू द पावर 2 इसकी पावर है ये अलहदा हो जाएगी। ठीक है जी, पावर्स ऐड हो रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी बेस सेम थी और वो मल्टीप्लाई हो रही थी बेसेस, इसलिए पावर्स हमने ऐड की थी। तो यहाँ पे पावर्स ऐड की हुई हैं और यहाँ पे हमने पावर्स अलग-अलग कर दी और बेसेस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इधर भी ऐसे ही करेंगे, 3 रेज टू द पावर n अलग कर देंगे और 3 रेज टू द पावर 1 हम अलग कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद माइनस है और साथ है इसके 3 रेज टू द पावर n। उसके बाद 6 वैसे ही आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर n भी वैसे ही आ जाएगा और ये 3 रेज टू द पावर 2 जो है इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, 3 इंटू 3 है। उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब यहाँ से आप देखें माइनस है एक और इधर भी 3 रेज टू द पावर n है और इधर भी 3 रेज टू द पावर n है। तो माइनस की दोनों साइड से आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3 रेज टू द पावर n, यहाँ पे बचेगा 3 और 3 की पावर 1 है उसे आप 3 ही लिख सकते हैं। तो उसके बाद माइनस है और यहाँ से क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा। दिस इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है, फिर 9 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 आता है। ठीक है, दिस इज 54 ओवर। अब यहाँ पे जो 3n आपने कॉमन लिया है वो 3n कैंसिल हो जाएगा इस 3n के साथ। ठीक है जी, तो ऊपर ये जो आपके पास 3 नंबर्स थे 3, 3 और 6, इनको मल्टीप्लाई करवा के हमने 54 बना दिया। 3 माइनस 1 करें तो ये होता है 2। उसके बाद 27 2s आर 54, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 27। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, उनका सम है 51। तो हमने ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने जो कि ऑड इंटीजर्स हैं। तो ध्यान से ज़रा दोबारा इसको सुनिए कि जो यहाँ पे इंटीजर्स हैं ये ऑड इंटीजर्स हैं और ये कंसेक्यूटिव हैं। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन किया था इंटीजर्स वाला, पहला क्वेश्चन, उसके अंदर थे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लेकिन वो ऑड इंटीजर्स नहीं थे। यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी हैं और ये ऑड भी हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऑड इंटीजर्स हैं और कंसेक्यूटिव हैं इनको हमने किस तरह से सपोज करना है। वहाँ तो हमने 3 इंटीजर्स को सिंपली इस तरह से सपोज किया था कि पहला इंटीजर x था, दूसरा इंटीजर x प्लस 1 था, तीसरा इंटीजर x प्लस 2 था। लेकिन यहाँ पे इनकी ये फॉर्म नहीं होगी। इनकी क्या फॉर्म होगी, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51। यहाँ पे हमारे पास जो 3 मुसलसल ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम है 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो हमने अब 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, यही 3 इंटीजर्स हमारे पास। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। उनकी जो फॉर्म है उसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि हमने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में लिखने हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फर्ज करें इस फॉर्म के अंदर है। पहला हमारे पास जो इंटीजर है वो है 2x प्लस 1, दूसरा इंटीजर है 2x प्लस 3 और तीसरा जो हमारे पास ऑड इंटीजर है वो है 2x प्लस 5। उसके बाद इन तीनों इंटीजर्स की जो फॉर्म है इसे आप ज़रा गौर से देखें। इनकी फॉर्म देख के हमें ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया x को तीनों जगह पे या तीनों ऑड इंटीजर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और भी नंबर इसमें ऐड करवा दिया और उसके बाद हमने इनमें 2 का गैप दे दिया। गैप तो हालांकि 1 का देना चाहिए था, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। इस तरह से ये कंसेक्यूटिव बनते। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने ऑड इंटीजर्स लेने हैं तो इनको ऑड रखने के लिए हमने एक को स्किप कर दिया है। अब देखें ये ऑड बनेगा कैसे। यहाँ पे आप जो भी इंटीजर पुट करेंगे उस इंटीजर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर इसका इवन आएगा। किस तरह से इवन आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2
2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आएगा, इवन आंसर आ गया। आप कोई ऑड इंटीजर ले लें 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 6, जो कि अगेन एक इवन नंबर है। तो इस तरह से जब आप 2 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा इवन, और उस इवन नंबर के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो फिर ऑड हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास पहला नंबर जो है ये ऑड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास 7 है तो 7 हम जानते हैं कि एक ऑड नंबर है। इससे अगला ऑड नंबर कौन सा है? 7 से अगला ऑड नंबर 8 नहीं है, 8 इवन है। 7 से अगला जो ऑड नंबर है वो है 7 + 2 यानी कि 9, ठीक है जी। 7 से अगला जो ऑड नंबर है वो 7 के अंदर 2 ऐड करने से आता है। तो इसीलिए इस ऑड नंबर से अगला जो नंबर था जो कि ऑड है वो हमने हासिल किया इसके अंदर 2 ऐड करके। इसके अंदर जब हमने 2 ऐड किया, जैसे हमने 7 के अंदर 2 ऐड करके उससे अगला ऑड नंबर लिया है 9, उसी तरह से हमने इस ऑड नंबर के अंदर 2 ऐड करके इससे अगला नंबर लिया 2x + 3। इसमें जब 2 ऐड हुआ है तो ये 1 3 हो गया है। उसके बाद इस 9 से अगला जो ऑड नंबर है कंसेक्टिव ऑड नंबर वो है 11, 10 नहीं है, 10 इवन है। इससे अगला ऑड नंबर है 11। अब ये 11 कैसे आया है? 11 लेने के लिए हमें 9 के अंदर 2 ऐड करना पड़ा है, तो फिर हमें 11 मिला है। इसी तरह से इस ऑड नंबर के अंदर आप 2 ऐड करेंगे तो फिर आपको इससे अगला ऑड नंबर मिलेगा। इससे अगला ऑड नंबर लेने के लिए आप इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो 3 और 2 ऐड होके 5 हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने जो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स लिए हैं वो हमने इस फॉर्म के अंदर लिए हैं। तो जब भी आपके पास सवाल आए कि आप एक ऑड इंटीजर फाइंड करें, जब एक ही ऑड इंटीजर हो तो फिर आप उसको इस फॉर्म में ले लें। अगर 2 ऑड इंटीजर्स हों, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हों, तो उनको आप इस फॉर्म में ले लें। 3 हो तो आप उनको इस फॉर्म में ले लें। अगर 4 हो तो उसके बाद चौथा इंटीजर आ जाएगा 2x + 7 और पांचवा आ जाएगा 2x + 9। इस तरह से आपने 2-2 के गैप के साथ ये लिखते जाने हैं। तो हमारे पास ये 3 ऑड इंटीजर्स हैं जो कि कंसेक्टिव हैं। इनके ऊपर हमें एक कंडीशन भी गिवन है। वो कंडीशन ये है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। इन तीनों का जो सम है ये है 51 और फिर हमने ये तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो ये जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इस कंडीशन को यूज करके हम अपने इंटीजर्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज गिवन, जैसे कि हमें गिवन है कि इन तीनों का जो सम है वो 51 है। तो तीनों का हम सम लेते हैं, 2x + 1 + 2x + 3 2x + 5 = 51। इन तीनों का जो सम है वो 51 के बराबर है। उसके बाद ये तीनों ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x + 1, ये हो जाएगा 2x + 3 और ये हो जाएगा 2x + 5 और ये बराबर आ जाएगा 51 के। उसके बाद आप इनको ऐड कर दें। देखिए अगर हम x वाली सारी टर्म्स देखें तो यहाँ पे 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। 2x यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4x हो गए और 2x यहाँ पे हैं, तो ये मिलके 6x हो गए। ठीक है जी, x वाली टर्म्स जो है ये मिलके 6x हो गई। उसके बाद 1 + 3 4 + 5 9, ये नंबर्स मिलके 9 हो गए और इधर 51 है तो ये वैसे ही आएगा। उसके बाद 9 को उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 6x = 51 - 9। ठीक है जी, 9 उधर जाके माइनस हो गए 51 में से। दिस इंप्लाइज दैट जो 6x है ये बराबर आएगा 42 के, यहाँ पे 42 हो जाएगा। 6 को डिवाइड करवा दें दोनों साइड्स के ऊपर, 6x इधर भी 6 डिवाइड और 42 के ऊपर भी 6 डिवाइड, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है जी, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। इनको सिंप्लीफाई किया तो 7 आ गया। अब देखें x की तो वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमारे पास ये अभी कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स की वैल्यूज़ नहीं आई। x की वैल्यू आने का देखिए हमें क्या फ़ायदा होगा। ये जो तीनों हमारे पास कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं, इन तीनों के अंदर x यूज़ हो रहा है। अगर इन तीनों के अंदर हम x की ये वाली वैल्यू 7 पुट करते जाएं तो हमारे पास ये तीनों ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। तो हम तीनों ऑड इंटीजर्स को अब इस x की वैल्यू की हेल्प से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा फर्स्ट इंटीजर या फिर फर्स्ट ऑड इंटीजर, ऑड साथ लिखना ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑड इंटीजर किसके बराबर है? ये है 2x + 1। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे x की, 2 × 7 + 1, 7 2s are 14 + 1 15। ठीक है, ये हमारे पास पहला ऑड इंटीजर है 15। उसके बाद हमारे पास है जी सेकंड ऑड इंटीजर, जो दूसरा हमारे पास है उसकी ये फॉर्म है 2x + 3
यहाँ पे भी आप x की वही वैल्यू 7 पुट करें, 2 इंटू 7 प्लस 3, 7 2 ज़ार 14 प्लस यहाँ पे 3 है तो 17 आ जाएगा हमारे पास दूसरा ऑड इंटीजर। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑड इंटीजर है, थर्ड ऑड इंटीजर है हमारे पास 2x प्लस 5, यहाँ पे 2 है, उसके बाद x की जगह आपने 7 पुट करना है और साथ आपके पास है 5, तो 7 2 ज़ार 14 प्लस 5 है तो 14 प्लस 5 हो जाएगा 19। तो ये हैं जी आपके पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब देखें ये तीनों इंटीजर्स ऑड भी हैं और तीनों कंसेक्टिव भी हैं। कंसेक्टिव इस तरह से है कि इनके दरमियान कोई और ऑड इंटीजर नहीं आ रहा, इनके दरमियान और इंटीजर्स तो आ रहे हैं, 15 और 17 के दरमियान 16 आ रहा है और 17 और 19 के दरमियान 18 भी आ रहा है, लेकिन वो ऑड नहीं है, वो इवन इंटीजर्स हैं। यहाँ पे बात हो रही है ऑड इंटीजर्स की। अगर इन तीनों को हम कंसिडर करें ऑड इंटीजर्स तो ये तीनों कंसेक्टिव हैं और तीनों ऑड इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स आ गए हैं, तो यहाँ पे हम नीचे ये भी लिख सकते हैं, हेंस consecutive odd integers are 15, 17, 19। ठीक है जी, ये हमारे पास हैं 15, 17 और 19। ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे ये पूछा हुआ था कि आप 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करके दिखाएं और ये 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जिनका सम 51 हो। तो हमने यहाँ पे ऑड इंटीजर्स का कंसेप्ट यूज़ किया है। ऑड इंटीजर्स के कंसेप्ट को यूज़ करके हमने ये देखा कि हमने इन तीनों ऑड इंटीजर्स की क्या फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हमने इनकी फॉर्म लिखी इंटीजर्स की। फिर हमने क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन थी कि इन तीनों का सम 51 है, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू फाइंड की है। उसके बाद x की एक ही वैल्यू के साथ हमने तीनों इंटीजर्स फाइंड कर लिए। अब हमारे माइंड में ये भी सवाल आ सकता है कि हमारे पास वैल्यू तो एक है x की, फिर हमने तीनों ऑड इंटीजर्स एक ही वैल्यू से कैसे निकाल लिए। अब देखें ये एक x की वैल्यू आई कैसे है। एक x की वैल्यू इस तरह से आई है कि हमने तीनों ऑड इंटीजर्स को यहाँ पे ऐड किया और वो बराबर है 51 के। जब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने तीनों ऑड इंटीजर्स को यूज़ किया तो फिर इस वैल्यू से इन तीनों ऑड इंटीजर्स की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, उनकी हेल्प से 2 इक्वेशंस बनेंगी और फिर हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी होगी। वो कौन सी हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, आइए हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। हियर इज अवर क्वेश्चन, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 buckets। अब्दुल्ला के पास 96 गेंदे हैं और वो उसने 2 बाल्टियों के अंदर डाल दिए हैं। पहली कंडीशन आ गई हमारे पास कि 2 बाल्टियों के अंदर 96 गेंदे हैं। 1 bucket हैज़ 28 more balls than the other bucket। एक बाल्टी के अंदर दूसरी बाल्टी की निस्बत 28 गेंदें ज़्यादा हैं। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस आ गई। अब इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हमने जो फाइंड करना है वो नीचे लिखा हुआ है। हाउ मैनी balls वर इन ईच बकेट, हर बाल्टी के अंदर कितनी गेंदें थी, ये हमने अब फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहली बाल्टी के अंदर गेंदें जो हैं उनकी तादाद A है और दूसरी बाल्टी के अंदर जो गेंदें हैं उनकी तादाद B है। लेट, फिर हम A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों बाल्टियों के अंदर जो गेंदें हैं उनकी तादाद हमें पता चल जाएगी। लेट नंबर ऑफ balls in फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू A। फ़र्ज़ करें जो पहली बकेट है उसके अंदर जो गेंदों की तादाद है, नंबर ऑफ बॉल्स है, वो A के बराबर है। एंड लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट इज इक्वल टू B। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें पहली जो बकेट है उसके अंदर जो गेंदें हैं वो A हैं और जो दूसरी बकेट है उसके अंदर B गेंदें मौजूद हैं। ठीक है जी, हमने अब A और B की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास जो दोनों बकेट्स हैं उनके अंदर कितनी गेंदें मौजूद हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब दोनों कंडीशंस यूज़ करते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पहली कंडीशन ये है कि उसके पास टोटल जो 96 बाल्स हैं वो उसने इन दोनों बकेट्स के अंदर डाल दी हैं। ठीक है, यानी कि दोनों बकेट्स की जो गेंदें हैं
उनका सम 96 है। तो यही चीज़ हम अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 96। ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है जी, पहली कंडीशन यही है कि उसके पास टोटल जो 96 गेंदे हैं वो उसने 2 बाल्टियों के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, तो पहली जो बकेट है उसमें a गेंदे हैं और जो दूसरी बकेट है उसके अंदर b हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 96 है। ये पहली कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, वो भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि वन बकेट हैज़ 28 मोर बाल्स देन दी अदर बकेट। एक बाल्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल जो पहली बाल्टी है उसके अंदर अगर ए गेंदें हैं तो उसकी गेंदें दूसरी बाल्टी से 28 ज़्यादा हैं। यानी कि दूसरी बाल्टी के अंदर अगर हम 28 जमा करें तो फिर पहली बाल्टी की गेंदें हमारे पास आती हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास बकेट ए है या फिर ऐसी बकेट जिसके अंदर ए गेंदें मौजूद हैं उसके अंदर 28 गेंदें ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से, क्योंकि इस बकेट की गेंदें कम थी जिसकी तादाद बी है जिसकी गेंदों की। तो यहाँ पे हमें 28 ऐड करनी पड़ी हैं, तो तब जाके हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो पाई है। इसका ये मतलब है कि वो बकेट जिसके अंदर एक गेंदें हैं उसके अंदर गेंदें उस बकेट से 28 ज़्यादा हैं जिसके अंदर बी गेंदें मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन है, इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम ए की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं यूजिंग 2 in 1। जो इक्वेशन 2 है इसे आप 1 के अंदर यूज़ कर लें। तो इसका ये मतलब है कि जो ए है वो बराबर है बी प्लस 28 के। इसकी जगह आप यही लिख दें बी प्लस 28, आगे है प्लस बी और ये बराबर है 96 के। ठीक है जी, उसके बाद b और b मिल के हो जाएंगे 2b। इधर हमारे पास 96 है, ये 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -28। तो हमारे पास जो आंसर है वो पीछे बचेगा। अगर हम 96 में से 28 को माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 68। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे 2b है, उधर 68 है। तो इसका ये मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू 68। यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड करवाएं, इधर भी 2 से डिवाइड करवाएं। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो है 34। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 34। तो दूसरी हमारे पास जो बकेट है उसके अंदर गेंदें हैं 34। हमने अब अपनी पहली बकेट की भी गेंदें फाइंड करनी है। उसके लिए आप यहाँ पे b की वैल्यू 34 पुट करें, 34 और 28 को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो a है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहली बकेट की गेंदें आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग b इज इक्वल टू 34 इन 2। ठीक है, जो इक्वेशन 2 है इसके अंदर आप b की जगह ये 34 पुट करें जो आपने यहाँ से फाइंड किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, अब b की जगह आपने पुट करना है 34, तो b की जगह 34 पुट करें, 28 को वैसे ही रहने दें। तो इन दोनों को अगर अब आप ऐड करें तो जो a है आपके पास वो आ जाएगा, 8 और 4 को ऐड करें तो 12 आएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड करें तो 5 और 1 6, तो 62 गेंदें हैं पहली बकेट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस बकेट्स हैव 62 एंड 34 बॉल्स। ठीक है जी, जो बकेट्स हैं उनमें से हर एक बकेट के अंदर इतनी बॉल्स हैं कि उनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो सम है वो 96 है। ठीक है जी, कितनी कितनी बॉल्स हैं दोनों के अंदर? पहली के अंदर 62 है और दूसरी के अंदर हमारे पास 34 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करके देखें तो आंसर इनका 96 ही आता है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस गिवन थी, वहाँ से हमने 2 इक्वेशंस फाइंड की हैं और फिर हमने 2 चीज़ें उससे फाइंड कर ली हैं दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस गिवन थी, वहाँ से हमने 2 इक्वेशंस फाइंड की हैं, फिर उन 2 इक्वेशंस की हेल्प से हमने 2 चीज़ें फाइंड कर ली हैं। 2 चीज़ें क्या फाइंड करनी थी? यही 2 चीज़ें थी कि हमारे पास 2 बकेट्स हैं, उन दोनों बकेट्स के अंदर कितनी कितनी बॉल्स मौजूद हैं,
ये हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है। उस अमाउंट के ऊपर बैंक मुनाफा देता है। पहले 2 सालों के लिए मुनाफे की शरह कुछ और है, अगले 5 सालों के लिए मुनाफे की शरह कुछ और है। आप ये फाइंड करें कि 7 सालों के बाद जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो टोटल कितनी हो जाएगी मुनाफा लगने के बाद। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर गिवन है सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन ए बैंक। एक बैंक के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है वो ये है 3,50,000, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 1/4% पर एनम, यानी कि सालाना जो प्रॉफिट है उसका रेट है 7.25%। ठीक है, 7.25% प्रॉफिट मिलता है सालाना आफ्टर 2 ईयर्स। ये तो पहले 2 साल के लिए है। पहले 2 साल के लिए इस रेट के ऊपर प्रॉफिट बैंक देता है। उसके बाद अगले जो 5 साल हैं उसके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल तक इस रेट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा इसी अमाउंट के ऊपर, और 2 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो किसी और रेट के ऊपर मिलेगा, वो आगे आ रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8% पर एनम, यानी कि सालाना जो रेट है वो 2 साल के बाद बढ़ गया है प्रॉफिट का और वो हो गया है 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो आप ये अमाउंट फाइंड करें जो कि उसके पास 7 साल के बाद थी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज अवर सोल्यूशन। सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें पता है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, वो लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 3,50,000। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। और उसके बाद जो प्रॉफिट का रेट है पहले 2 सालों के लिए वो लिख लेते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, वो बराबर है हमारे पास 7 1/4%। इसको अगर हम एक फ्रैक्शन में चेंज करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि 4 7s are 28 एंड 28 + 1 इज इक्वल टू 29। तो ये हो जाएगा हमारे पास 29/4%। ठीक है जी, ये है प्रॉफिट का वो रेट जो कि पहले 2 सालों के लिए लागू होगा। उसके बाद अगले जो 5 साल हैं उसके लिए भी रेट गिवन है, हम वो भी लिख लेते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के लिए जो रेट है वो है 8%। ठीक है जी, यहाँ पे गिवन 8%। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। हम पहले 2 सालों का मुनाफा पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर अगले 5 सालों का कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मुनाफे को जमा करेंगे, टोटल मुनाफा आ जाएगा। फिर टोटल मुनाफे को हम ऐड कर देंगे इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास होगी 7 सालों के बाद। तो आइए पहले हम 2 सालों का मुनाफा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे होगा हमारे पास प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास रेट ओवर 100 इनटू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम। इस टाइम का ये मतलब है कि कितने टाइम के लिए हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो 2 साल के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर हम 2 पुट कर देंगे। तो इसके अंदर हम अपना डेटा पुट करते हैं। सबसे पहले हमने रेट लिखना है 29/4, उसके बाद 100 है। 100 को आप इसके नीचे डिवाइड करवा दें या फिर इस 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें, ऐसे इसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, और उसके बाद हमारे पास टाइम है, कितने टाइम के लिए हमारे पास इस रेट के ऊपर हमें मुनाफा मिलना है, 2 साल के लिए मिलना है। तो फिर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद इन 2 ज़ीरोज़ के साथ ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी, और इस 2 के साथ ये 4 भी सिंप्लीफाई होगा। यहाँ पे 2 आएगा, 2 2s are 4, और इस 2 के साथ हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 7 एंड 5 एंड 0। और उसके बाद इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं
तो हमारे पास आंसर आएगा 50,750। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट है पहले 2 सालों का। पहले 2 सालों का प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद अगले 5 सालों का हमने अब कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों का प्रॉफिट जो है उसके लिए आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप रेट इसमें पुट करें, 8% आपका रेट है अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। उसके बाद नीचे आपने अगेन 100 लिखना है और उसके बाद आपने साथ प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाना है। प्रिंसिपल अमाउंट यही है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000 और उसके बाद टाइम यहाँ पे अब होगा 5 साल। यहाँ पे टाइम था 2 साल, यहाँ पे टाइम होगा 5 साल। तो उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इन सब को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो होगा 1,40,000। ठीक है जी, पहले 2 सालों के लिए जो प्रॉफिट है वो है 50,750 और जो अगले 5 साल हैं उनके लिए प्रॉफिट है 1,40,000। तो अब इन दोनों प्रॉफिट से हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है कि उसको टोटल 7 सालों में कितना मुनाफा आया है। उसके बाद उस टोटल मुनाफे को हम ऐड कर देंगे इस प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि उसके बाद 7 सालों के बाद कितनी अमाउंट थी। तो इस जगह को हम खाली कर देते हैं। उसके बाद हम इन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उसके बाद टोटल प्रॉफिट आएगा, फिर उसको हम इस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो प्रॉफिट्स हैं वो पहले दोबारा हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 ईयर्स वो हमारे पास है 50,750 और उसके बाद ये हमारे पास प्रॉफिट इन लास्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स या लास्ट 5 ईयर्स बात एक ही है, वो था हमारे पास 1,40,000। तो अब हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है। जो टोटल प्रॉफिट है वो है हमारे पास इन दोनों को जमा करने से आएगा 1,40,000 जमा 50,750, तो ये बराबर आएगा 1,90,750। ठीक है जी, 1,90,750 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। अब हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो यही चीज़ हम अब यहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। ये बराबर होगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी यानी कि ओरिजिनल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की थी प्लस उसका प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है, ये दोनों चीज़ें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास होगी 7 साल के बाद। यहाँ पे इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास 3,50,000 और उसके पास जो प्रॉफिट है वो है 1,90,750। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 5,40,750 रुपीज़। ठीक है, जिसके साथ रुपीज़ लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर बता दिया है कि जो उसके पास अमाउंट है वो रुपीज़ के अंदर है। तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट है जो 7 साल के बाद उसके पास मौजूद होगी। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया 2 बार। पहले हमने 2 सालों के लिए कैलकुलेट किया एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर, इस रेट के ऊपर, और उसके बाद हमने अगले 5 सालों के लिए कैलकुलेट किया 8% के ऊपर। उसके बाद हमने दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर लिया और हमने इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर टोटल प्रॉफिट को हमने ऐड किया उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर, तो हमारे पास वो अमाउंट आ गई जो कि 7 साल के बाद उसके पास होनी थी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 भी कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।